नमस्कार मित्रों आज मैं एक संस्थान की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और संस्थान कोई भी किस तरह से बनते हैं, उनकी जड़ों में क्या प्रेरक एक बिंदु होता है जो किसी संस्थान को खड़ा करता है, और उसके बाद जब वो संस्थान बिखरता है और जब परिस्थितियां जो है किसी संस्थान के निर्माण में क्या भूमिका निभाती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, मैं इस बात की ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत पाक विभाजन हुआ। विभाजन ने एक संस्थान, विभाजन से पहले का जो संघर्ष था, उस संघर्ष ने एक संस्थान की बुनियाद रखी। और जब विभाजन हुआ तो वो संस्थान कैसे बिखरा, और बिखरने के बाद फिर कैसे उसने संस्थान ने अपने आप को दोबारा फिर से खड़ा किया, और आज भी वो शीर्ष स्थान पर है देश का। वह बैंक जिसकी चर्चा मैं आज लाला लाजपत राय के संदर्भ में कर रहा हूँ। मित्रों, लाला लाजपत राय के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि लाला जी ने लाठियाँ खाईं और साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ और सारा कुछ, और उसके बाद उनके वक्तव्य, उनका एक वाक्य जो है आज भी हम लोग ब्रह्म वाक्य की तरह याद कर लेते हैं कि मेरे जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील का काम देगी। ये सारी चीज़ें हम लोग सुन चुके हैं और जानते हैं, और उन चीज़ों से हम लोग उन चीज़ों के प्रभाव से हम लोग मुक्त नहीं हैं। उनके प्रति श्रद्धा से आज भी जो सर है वो झुक जाता है। लेकिन परिस्थितियाँ जब विद्रूप शक्लें ले लेती हैं तो वो स्थिति क्या होती है वो भी हमें जानना चाहिए। उसमें स्थिति ये भी होती है कि लाहौर में, जहाँ लाला लाजपत राय अपनी प्रैक्टिस किया करते थे एक वकील के तौर पर, और जहाँ उन्होंने स्वाधीनता संग्राम की एक जो लौ थी वो भी जलाई, और उसके बाद जूझते भी रहे विदेशी हुकूमत के ख़िलाफ़। वहाँ उनका एक बुत भी लगा, और बाद में वक्त वो भी आया जब दंगे हुए थे उनका बुत, क्योंकि ऐसे उनका जब आप प्रतिमा जो भी देखेंगे, लाला जी का हाथ उठा हुआ होता था, और एक किसी भी दूसरे धर्म के, दूसरे मज़हब के व्यक्ति से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस बुत की जो उठा हुआ हाथ था, उस हाथ की वो उंगली जो है उठी हुई, वो हिस्सा हथौड़े से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसको लगा कि जैसे मैंने तो एक दूसरे मज़हब के नेता का मैंने अहम तोड़ दिया। अजीब सी विद्रूपता, अजीब सा विरोधाभास, उस वक्त क्या क्या जहर की बातें मन में पनपी। ये चीज़ें, घटनाक्रम, ये सारा का सारा विभाजन की विभीषिका से उपजा था। मैं जिस संस्थान की बात कर रहा हूँ उससे हम भटकेंगे नहीं। वह संस्थान इसलिए स्थापित किया गया था कि इन लोगों के मन में, स्वाधीनता सेनानियों के मन में ये भी था, यार जो हम ये बार बार रोज़ चिल्लाते हैं कि हमारा सारा सब धन विदेश चली जात। भारतेंदु हरीशचंद्र की कविता की पंक्ति भी है कि सारा का सारा हम लोग कमाते हैं और जहाँ जमा कराते हैं वो सारा धन जो है वो विदेशियों में काम आता है, विदेश चला जाता है। जो उस धन के जमा कराने से जो राशि मिलती है, जो बैंकों को जो लाभ पहुंचता है, वो लाभ सारा का सारा विदेशी साम्राज्य के काम आता है, हमारे काम तो नहीं आता। तो हम क्यों ना इस क्षेत्र में भी एक पहलकदमी करें, और इस क्षेत्र में पहलकदमी करने के उद्देश्य से कुछ स्वाधीनता की ललक रखने वाले कुछ संपन्न लोगों ने अपने आप को आगे किया, और अंतस चेतना से प्रेरित होकर उन लोगों ने एक बैठक की, और बैठक में निर्णय हुआ कि और कि एक अपना जो है बैंकिंग संस्थान भी खड़ा किया जाए, जिसकी जो भी आय हो वह आय हमारे देश में ही खपे, हमारे देश के काम आए, हमारे देश के लोगों के काम आए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और एक स्वदेशी किस्म की आर्थिकता, स्वावलंबन वाली, उसको एक रूप दिया जाए। और उस रूप देने के लिए मित्रों ये एक बैठक हुई 1893-94 की बात है। और उसमें बैठक में जो शामिल हुए बड़े बड़े लोग, उसमें जो वर्तमान ट्रिब्यून समाचार पत्र समूह है, इसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया भी थे, लाला हरि किशन लाल थे एक, और लाला लालचंद थे एक, लाला ढोलन दास भी थे। लेकिन प्रेरक बिंदु लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने इस बात को सूत्रपात किया था कि ये हमें करना चाहिए।
और उसी प्रेरक बिंदु के प्रेरक वक्तव्यों से प्रभावित होकर निर्णय लिया गया कि हम पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करेंगे। उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आर्थिकता, स्वदेशी स्वावलंबन। और इसी बात को लेकर 100 अब कितने साल हो गए आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 6 साल वो, 106 साल और 22, 128 साल हो गए उस संस्थान को बने हुए। और उस संस्थान ने कितने उतार चढ़ाव देखे। विभाजन के दिनों में वहाँ उसी बैंक की 96 शाखाएं विभाजन के दिनों में बंद हुईं। और कुल उस बैंक की जो संपत्ति थी, जमा लोगों की या बैंक का अपनी जो आय के संसाधनों से जो जुटाई गई जो राशि थी, उसमें से 40% भाग जो है वो गुंडे लूट कर ले गए, अराजक तत्व लूट कर ले गए। लेकिन इस सारी लूट मार के बाद भी, स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद, वही संस्थान फिर से खड़ा हो गया और इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ कि देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में उसकी जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप मिला। मूल रूप से पहले ये निजी क्षेत्र में था, बाद में इसका जब राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ, नेशनलाइजेशन हुई, तो इसे भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में ले लिया गया। और इस बैंक में लाला लाजपत राय की जो भूमिका थी वो सबसे बड़ी ये थी कि वो स्वाधीनता संग्राम से कहीं ना कहीं इसको जोड़ना चाहते थे। और मित्रों, सबसे अच्छी एक सुखद बात ये भी है कि इस बैंक में सबसे जो पहले खाते 4-5 खुले, एक अकाउंट सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं खुलवाया, जो आज भी वहाँ पर बाकायदा उस बैंक के अकाउंट को क्लोज़ नहीं किया गया। वो खाता अब भी जारी है, नोट के साथ जारी है कि ये दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन इस खाते को यहीं पर क्लोज, इस खाते की जो है, इसमें जो भी आय या जो भी ब्याज है वो किसी नेक काम के लिए उन्हीं के नाम पे खर्च होगा। दूसरा अकाउंट लाल बहादुर शास्त्री का था। 2 रुपये जमा करवा कर शास्त्री जी ने भी, 2 रुपये उन दिनों में बहुत अमीरी की बात होती थी, और शास्त्री जी ने 2 रुपये का जुगाड़ भी अपने मित्रों से अठन्नी ठन्नी करके इकट्ठे किए और 2 रुपये की राशि जमा करा के उन्होंने खाता खुलवाया। और उस वक्त जब ये खाता खुलवाने गए तो नेहरू जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे से ज़्यादा जुझारू हो, पहला खाता तुम्हारा ही होना चाहिए। और पहला खाता नंबर 1 जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से खुला, दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से, और तीसरा महात्मा गांधी के नाम से। महात्मा गांधी का वो नाम सबसे पहले देना चाहते थे, लेकिन गांधी कहते थे कि नहीं, मैं इसमें भागीदारी ज़रूर करूँगा, और मुझे पता है कि मैं तुम लोगों का बड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो तुम्हारा जो जीवट है तुम्हारी, इसकी प्रशंसा ना करूँ। तो मैं एक प्रशंसक के रूप में मैं अपना खाता खुलवा रहा हूँ। और ये तीनों अकाउंट जो हैं, तीनों खाते आज भी बैंक की पुस्तकों में मौजूद रखे गए हैं। उनको डेड अकाउंट नहीं शो किया गया, क्योंकि ये माना गया है कि ये अमरता का प्रतीक है। ये ज्योति हैं, जिस ज्योति के प्रकाश में देश ने स्वावलंबन का एक सबक सीखा। और ये लाहौर से जो शुरुआत हुई थी मित्रों, उसके बाद ये वैसे देश का पहला निजी क्षेत्र का बैंक भी नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले अवध का भी एक बैंक था। अवध के राजाओं ने, वाजिद अली शाह वगैरह सब ने मिल के खोला हुआ था। हर राष्ट्रवाद में तो सभी राजाओं ने बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा नरेश ने अपना बैंक बना लिया, राजस्थान के नरेश ने अपना बैंक बना लिया, जोधपुर का बैंक अलग हो गया। क्योंकि बैंकिंग प्रणाली पंजाब नेशनल बैंक की सफलता के बाद उसके दृष्टिगत देश भर में ये एक लहर सी बन गई कि हर रियासत ने अपना स्वतंत्र बैंक बनाया, ताकि उस समय तत्कालीन विदेशी बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, शाही बैंक, आज उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसी का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के सामने समानांतर रूप में एक आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में जो एक दीपक लाला लाजपत राय और उनके साथियों ने, मजीठिया ने, सब ने मिल के जो जलाया था, उसका स्वरूप कितना व्यापक हो गया, कितना विशाल हो गया, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। और पहली ब्रांच इसकी
निश्चित रूप से स्पष्ट है कि लाहौर में खुली थी, और उसके बाद ये जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश है वहाँ पर ब्रांच खोली गई, क्योंकि वहाँ इसलिए खोली गई कि पख्तूनों में भी स्वाधीनता संग्राम के लिए एक अजीब जुझारूपन था, और वो लोग भी इस बात का प्रयास करते थे कि नहीं, ये हमारे भी इस तरह से इसकी शाखा ऐसे बैंक की होनी चाहिए जिसमें हम लोग अपनी मेहनत मशक्क़त की जो कमाई है, जो हमारे जो काबली वाला जो आते हैं काबुल से, तो वो कम से कम वहीं पर अपने पैसे जमा करा सकें। और धीरे धीरे देखते हुए जब विभाजन हुआ तब प्रयास ये किया गया बैंकों के, इसी बैंक के जो निदेशक मंडल थे कि स्वाधीनता प्राप्ति से महीना पहले ही एक मुख्यालय खोल दिया जाए। और वो मुख्यालय पहला जो था वो दिल्ली के अंडर हिल रोड पर स्थापित किया गया था। और मित्रों, अब ये लंबी कहानी है, उसके बाद की कथा आपको मालूम है कि इस बैंक ने कितनी भूमिकाएं निभाई, लेकिन बुनियादी तौर पर स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता प्राप्ति की जो ललक थी, उस ज्वाला से कैसे एक आर्थिक स्वावलंबन की लहर भी उपज सकती है, ये इस बात की एक दास्तान है जो हर परिस्थिति में मित्रों अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।